सीएनबीसी आवाज के सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले संवत के दौरान एक बड़ा गोता लगाने के बाद बाजार फिर से 12,000 के ऊपर निकल आया, लेकिन लोगों की तमन्ना तो यही है कि इस नए संवत में हम 13,000, 14,000, 15,000 के नए पैमाने छूते हुए नजर आए। क्या वाकई ऐसा होगा और ऐसे में आपका मुनाफा कैसे बनेगा, यह हम जानेंगे। हमारे साथ बाजार के दो जाने माने दिग्गज मौजूद हैं। मेरे साथ निप्पॉन इंडिया एएमसी के इक्विटी इन्वेस्टमेंट के हेड मनीष गुनवानी साहब हैं और साथ ही साथ नीलेश शाह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज, कोटक एएमसी के एमडी। स्वागत है आपका। नीलेश जी, पहला सवाल मेरा आपसे यही है, लोगों की ये जो तमन्ना है कि नए संवत में हम 14,000, 15,000 के आंकड़े छूते हुए देखें निफ्टी को, क्या पूरी होगी? प्रदीप जी, मार्केट कहां पे जाएगा एक साल के अंदर ये कहना मुश्किल है, बट आने वाले समय में निफ्टी 14,000, 15,000, 16,000 क्रॉस करेगा। आंसर इज यस। कब क्रॉस करेगा मुझे मालूम नहीं है, बट अगर हम यहां से देखें मार्केट को ऊपर जाने के लिए तो दो तीन चीजों की आवश्यकता है। पहला, ये मार्केट का फॉल मेडिकल क्राइसिस की वजह से हुआ था। आज मार्केट ये प्राइस कर रहा है कि अगले साल में वैक्सीन आ जाएगा और लोग नॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटी रिज्यूम कर पाएंगे। जितनी जल्दी वैक्सीन आती है, जितनी जल्दी नॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटी रिज्यूम होती है, उतना ही मार्केट को ऊपर जाने का मौका मिलेगा। दूसरी चीज है कि भारत की ग्रोथ रफ्तार अब धीरे धीरे बढ़ रही है। हर महीने हम देख रहे हैं कि इंप्रूवमेंट हो रही है। जुलाई जून से अच्छा था, अगस्त जुलाई से अच्छा था, सितंबर अगस्त से अच्छा था, अक्टूबर सितंबर से अच्छा था और नवंबर अक्टूबर से अच्छा है। ये जो इंक्रीमेंटल मंथ ऑन मंथ इंप्रूवमेंट हो रही है वो रफ्तार मेंटेन होनी चाहिए। तीसरी चीज है, जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं कंपनी के सितंबर क्वार्टर के, वो अंदाज से बहुत ही ऊपर आए हैं बहुत सारे केसेस में। निफ्टी में अगर हम देखें तो तकरीबन 20 कंपनीज ने रिजल्ट दिया है, उसमें से 19 कंपनी के रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशंस के ऊपर है या अंदाज के अनुसार है। तो ये जो कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूवमेंट ट्रेंड है वो भी चालू रहना चाहिए। मेडिकल सॉल्यूशन आ जाए, नॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटी रिज्यूम रहे, ग्रोथ की रफ्तार मंथ ऑन मंथ बनी रहे और कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी सितंबर क्वार्टर में जैसे आई वैसे आगे चलती रहे, तो मार्केट को ऊपर जाने से रोकना बहुत मुश्किल होगा। नीलेश जी, आपने बहुत सही बात कही। कॉर्पोरेट इंडिया को हमें फुल मार्क्स देने चाहिए। कितना ही मुश्किल दौर गुजरा, लेकिन नतीजे वाकई शानदार आ रहे हैं। तो वो कौन से सेक्टर्स हैं, सेगमेंट्स हैं जिनको आप सबसे ज्यादा मार्क्स दे रहे हैं, क्योंकि शायद वहीं पे पोटेंशियल सबसे बेहतर दिखाई देगी, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ वहीं दिख रही है? प्रदीप जी, इस वक्त हमें लगता है कि फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में अपॉर्चुनिटी है। एंड इसमें फंड बेस्ड देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर बैंक से एनबीएफसीज है, नॉन फंड बेस्ड देखा जाए तो जनरल इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, एसेट मैनेजमेंट है, माइक्रो फाइनेंस फंड बेस्ड में ही आ जाएगा। उसके सिवा एक और बड़ा सेक्टर इस वक्त अच्छा दिख रहा है, वो बिल्डिंग मटेरियल का है। यह पूरा सेक्टर जिसमें आप सीमेंट से लेके, टाइल्स से लेके, पाइप से लेके सारी बिल्डिंग मटेरियल कंपनीज को इंक्लूड कर सकते हैं। हमने देखा है कि रूरल इंडिया में सीमेंट की डिमांड काफ़ी स्ट्रांग है। हाउसिंग के ऊपर सरकार जो कदम उठा रही है उसका भी काफ़ी फायदा बिल्डिंग मटेरियल सेक्टर को मिल रहा है और यहाँ पे धीरे धीरे प्राइसिंग पावर भी कंपनीज के पास आ रहा है। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज और बिल्डिंग मटेरियल्स, ये दोनों सेक्टर आने वाले साल में अच्छा करे वैसा लगता है। बिल्कुल। तो प्रोफेसर शाह फुल मार्क्स दे रहे हैं इन दो सेक्टर्स को, तो प्रोफेसर गुनवानी क्या सोचते हैं ये जानते हैं, उनसे बताइए। आपने सबसे ज्यादा नंबर किस कॉपीज को दिए, किन सेक्टर को दिए? देखिए, एक तो बात है जो जिसकी अर्निंग अच्छी आई है और एक बात उसकी वो सेक्टर्स की है जिसकी अर्निंग इम्प्रूव हो सकती है ज़्यादा आगे। जनरली जो हम स्टॉक्स खरीदते हैं वो पास्ट पे बेस्ड नहीं होते हैं कि अर्निंग्स आ गई हैं तो जनरली स्टॉक
चला होता है और जहां अर्निंग्स का डेल्टा या डिफरेंस आने का संभावना है, वो हम आगे देखते हैं। तो आप अगर ये क्वार्टर देखें तो जेन्युइनली मेरे ख्याल में लास्ट 8-10 साल में जो मैंने फंड मैनेजर के रोल में बिताए हैं, ये फर्स्ट क्वार्टर होगा जहां इतना अर्निंग सरप्राइज पॉजिटिव साइड आया है। और आप निफ्टी की भी अर्निंग्स देख लीजिए ओवर लास्ट 8-10 ईयर्स। जनरली क्या होता है कि साल के बिगनिंग में एक लेवल प्रोजेक्ट होता है, बट जो फाइनल लेवल आ रहा था वो 10-15-20% कम ही आ रहा था निफ्टी का अर्निंग। बट मेरे ख्याल से जो मैंने ब्रॉड बेस्ड या एवरी सेक्टर जो अर्निंग बीट किया है, इतना ब्रॉड बेस्ड मैंने पहली बार देखा है लास्ट 8-10 साल में। और आईटी सर्विसेज हो, बैंक्स हो, सीमेंट हो, बिल्डिंग मटेरियल हो या ऑटो हो, काफी एवरी सेक्टर में अर्निंग्स अच्छी आई है। तो एक तो ये बोल सकते हो कि एक्सपेक्टेशन बहुत कम थी क्योंकि कोरोना वायरस में लॉकडाउन था। आप जो डेल्टा की बात कर रहे थे गुणवानी साहब, ऑयल वो कहाँ पे आप सबसे ज्यादा देख रहे हैं, जहां पे अभी भी जो सुधार हो रहा है उसका बाजार को पूरा अंदाजा नहीं है या वो प्राइस में नहीं है, और जहां पे वाकई में मुनाफा बनने वाला है जो मुहूर्त ट्रेडिंग में लिए जाएं ऐसे स्टॉक? मेरे ख्याल से अगेन लास्ट 6-7 साल से ग्रोथ स्टाइल जो चल रहा था, एक संभावना है कि वैल्यू स्टाइल वापस आ जाए जिसमें कॉरपोरेट बैंक्स, कमोडिटीज, कुछ यूटिलिटीज, सीमेंट, ये सब सेक्टर्स बॉटम, आप मार्च बॉटम से देखोगे तो ये सब सेक्टर्स भी चले हैं 30-40-50%। बट आप अगर 5-10 साल का अगर चार्ट देखेंगे ये सब सेक्टर्स का या स्टॉक्स का, तो ये सब सेक्टर्स कहीं गए नहीं है 5-10 साल से। तो मेरे ख्याल से काफी वैल्यू है, एसेट बेस्ड वैल्यू है ये सब में। ये क्लियरली हाई रिटर्न ऑन इक्विटी वाले सेक्टर्स नहीं है, बट अगर दुनिया में ग्रोथ वापस आ सकता है और इंडिया में स्पेसिफिकली जो लग रहा है कि आप जो भी रियल टाइम इंडिकेटर देखें, ई वे बिल, जीएसटी कलेक्शन, पावर डिमांड, अगर ग्रोथ आ सकता है तो ये जो सिक्लिकल सेक्टर्स हैं, एसेट बेस्ड सेक्टर्स हैं, उसमें काफी डेल्टा आ सकता है गोइंग फॉरवर्ड। तो आप ये कह रहे हैं कि ऐसे स्टॉक्स, ऐसी कंपनियां जिनके पास बड़े एसेट्स हैं लेकिन शायद इतने फैशनेबल नहीं हैं बाजार में, और बहुत जो हम ग्रोथ वाले स्टॉक्स पे ज़्यादा नज़र रखते हैं, तो उन वैल्यू वाले स्टॉक्स पे भी आपकी नज़र होनी चाहिए। आपने जो बात कही, इनफैक्ट नीलेश जी भी कह रहे थे कि टर्न अराउंड आया है, क्या आप ये वाकई मानते हैं कि इकोनॉमी के ग्रोथ के लिहाज से और अर्निंग्स के लिहाज से भी हम यहाँ से अगले 4 क्वार्टर, अगर अगले 1 साल की बात करें, वो काफ़ी बेहतर रहने वाले हैं? मेरे ख्याल से लग रहा है, क्योंकि देखिए एक चीज है कि यहाँ से मार्केट का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल बढ़ना बहुत मुश्किल है। हिस्ट्री के मुकाबले आप देखेंगे तो आप 2 साल फॉरवर्ड अर्निंग पे भी काफी हाई लेवल पे हैं। बट जहाँ सरप्राइज आ सकता है और लग रहा है कि काफी संभावना है, क्योंकि आप सोचिए, देखिए कोरोना तो मार्च में हुआ और उसका इफेक्ट में भी 1-2 क्वार्टर में चला जाएगा, बट इंडिया का डाउन साइकिल 4-5 साल से चल रहा है। तो आप कोई भी बड़ा वेरिएबल ले लिए, जीडीपी ग्रोथ तो है ही, बट आप बैंक क्रेडिट ग्रोथ ले लीजिए या ऑटो सेल्स ले लीजिए या सीमेंट डिमांड ले लीजिए, 4-5 साल का आप एनुअल एवरेज ग्रोथ देखेंगे वर्सेस 20-25 साल, तो हर चीज में ये वेरिएबल कम रहा है लास्ट 5-6 साल से। तो अगर ये बड़ा साइकिल टर्न हो रहा है, जो जैसे मैंने कहा 8-10 साल में पहली बार मैंने कॉर्पोरेट इंडिया को इतनी वर्सेस एस्टिमेट इतना अच्छा अर्निंग्स डिस्प्ले करते हुए देखा है। और आप डिमांड भी देखिए, बहुत सरप्राइजिंग है कि 3-4 महीने पहले ये इमेजिन करना मुश्किल था कि सीमेंट डिमांड, स्टील डिमांड, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड इतना अच्छा होगा। और ये जब हो रहा है, जब मेरे ख्याल से काफी जो इंडिया के इनफॉर्मल मार्केट्स हैं, जैसे मैरिज मार्केट है या जो टेम्पल का जो टूरिज्म है, ये सब बंद है अभी। तो इनके बिना भी अगर ये सब वेरिएबल्स में अच्छा रिकवरी आ रहा है,
तो मेरे ख्याल से ये हो सकता है कि हम लोग 2-3 साल का अच्छे साइकिल इकोनॉमिक साइकिल में एंटर कर रहे हैं। 3 साल और 2 से 3 साल की तेजी की आप बात कर रहे हैं यहाँ पे, यानी ये ना सोचें कि मार्च में इतना गिर गए थे तो अगले मार्च तक इतना रिकवर हो जाएंगे। इतना छोटा सोच के नहीं चलना चाहिए। आप कह रहे हैं थोड़ा लंबा देखिए कि हम नया साइकिल टर्न होते हुए देख रहे हैं और अगले 2-3 साल की तेजी यहाँ से आपको आती हुई दिख सकती है। इस पे एक बार नीलेश जी की भी राय लेते हैं। आपको क्या लगता है नीलेश जी, ये काफी बातें चल रही हैं कि एक स्टिमुलस की जरूरत है। मनीष जी कह रहे हैं कि काफी अच्छा टर्न अराउंड ऑलरेडी आ रहा है, आपने भी कहा काफी आंकड़े आपको बेहतर लग रहे हैं। क्या बाजार को सरकार से एक स्टिमुलस की वाकई जरूरत है और क्या आप उसको आते हुए देख रहे हैं? बाजार को स्टिमुलस की जरूरत नहीं है। इकोनॉमी में कुछ सेक्टर है जिसको स्टिमुलस की जरूरत है। कई सेक्टर है जैसे होटल हुआ, टूरिज्म हुआ, ट्रैवल हुआ, एविएशन हुआ, रिटेलिंग हुआ, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हुए, जिन्हें कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। और बाकी क्षेत्र में इकोनॉमिक रिकवरी चालू हो गई, जैसे ऑटोमोबाइल हुआ, पावर हुआ, टेलीकॉम हुआ, एफएमसीजी, फार्मा हुए। उतनी रिकवरी इन सेक्टर्स में नहीं आई है बिकॉज आज भी सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से उनके बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट है। तो इन क्षेत्र के लिए अगर स्टिमुलस दिया जाए तो वो जायज होगा और उससे ये जो इकोनॉमिक मोमेंटम हमने बिल्ड किया है उसमें और गति आ सकती है। सो स्टिमुलस इकोनॉमी को चाहिए, बाजार के लिए कोई स्टिमुलस देने की जरूरत नहीं है। ओके, तो आप जो मनीष जी कह रहे हैं कि 3 साल के लिए एक नई तेजी शुरू हो रही है, ये सोचकर चलें, क्या आप इससे सहमत हैं? और फिर जो आप इंडिया इंक की बात कर रहे थे, किस तरह की ईपीएस ग्रोथ आप देख रहे हैं? हमें एक सिंगल डिजिट ऑन एवरेज ईपीएस ग्रोथ की आदत पड़ चुकी है। अगले 2-3 सालों के लिए आप कैसी ईपीएस ग्रोथ देख रहे हैं और खासतौर पे यहां से 1 साल के लिए? जो मनीष ने कहा वो बिल्कुल सही है, बट मेरे हिसाब से हमें इस कोरोना वायरस के क्राइसिस को 1990 के क्राइसिस की तरह देखना चाहिए। अर्ली 90s में हमारा एफएक्स रिजर्व 14 दिन के आसपास का रह गया था और फिर हमने लिबरलाइजेशन की रुख अपनाई और उसके तहत प्रोबेबली हमने 10-20 सालों के लिए ग्रोथ की नींव रखी। हमारे पास 2020 में वैसी ही अपॉर्चुनिटी है। सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी दिखाना चाहता हूं। 1980 में भारत और चाइना जीडीपी में इक्वल थे। इनफैक्ट हम थोड़े आगे थे। आज चाइना हमसे 5 गुना बड़ा हो गया। बहुत सारी चीजें चाइना ने की, बट एक रीजन जिस वजह से चाइना इतना आगे बढ़ा वह उनका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए ओपनिंग था। उन्होंने दुनिया भर की कंपनीज को चाइना में बुलाया, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया और मैन्युफैक्चरर टू द वर्ल्ड बन गए। अब कोरोना वायरस की वजह से लोगों को चाइना से निकलना है। दुनिया का हर देश कोशिश कर रहा है कि वो मैन्युफैक्चरर उनकी कंट्री में आए। हमें कुछ अच्छी ओपनिंग मिली है। सैमसंग ने अपना पूरा मोबाइल हैंडसेट मेकिंग प्लांट चाइना से इंडिया शिफ्ट कर दिया। एक जर्मन फुटवेयर कंपनी ने भी अपना सारा फुटवेयर प्लांट चाइना से इंडिया में शिफ्ट कर दिया। हमें इस प्रवाह को और गति देनी है और जितनी कंपनीज चाइना में ऑपरेट कर रही है उनको पकड़ पकड़ के भारत में लाना है। अगर हम ये काम कर सकते हैं तो हमारे ग्रोथ को 3, 5, 10 साल के लिए नहीं बट 15, 20, 25 साल के लिए रफ्तार मिल सकती है। जैसे चाइना 1980 से ग्रोथ की रफ्तार बढ़ाता गया, सिमिलरली हम भी 2020 के बाद ग्रोथ की रफ्तार को बढ़ा पाएंगे अगर हम ये ग्लोबल सप्लाई चेन में पार्टिसिपेट करने की अपॉर्चुनिटी अपना ले। तो काफी सारे अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं बाजार में। ऐसे में वो कौन सी कुछ और इंटरेस्टिंग थीम है जिन पर अब तक ज्यादा लोगों की नजर नहीं पड़ी है और हमारे ये 2 एक्सपर्ट्स आपको सुझाएंगे। हम जानेंगे इनसे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर ब्रेक के बाद। तो हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हमें बता रहे हैं कहां पे निवेश के लिए बेहतरीन मौके इस समय बाजार में हैं। गुरवानी साहब, आपने एक इंटरेस्टिंग बात की। आपने कहा कॉर्पोरेट बैंक्स, आप डेल्टा ढूंढ रहे हैं, वो स्टॉक्स, वो सेक्टर्स जो अभी तक हेटेड थे। जब आप कॉर्पोरेट बैंक्स कहते हैं, क्या इसमें पीएसयू बैंक्स भी शामिल हैं? क्या ऐसे सेक्टर और भी आपकी नजर में हैं जो बाजार को अब तक बहुत नापसंद थे लेकिन अब मौके बन रहे हैं? हाँ, जैसे मैंने कहा कि
बैंक्स में न केवल एक साइकिल है, बट एक हमको लगता है कि एक मार्केट शेयर का कंसोलिडेशन गेम भी चलेगा, क्योंकि जो रीजनल बैंक्स हैं, एनबीएफसीज और पीएसयू बैंक्स हैं, उनका मार्केट शेयर बड़े बैंक्स की तरफ शिफ्ट होने की काफ़ी संभावना है। तो बैंक्स हैं। एक और सेगमेंट हमको लगता है कि कमर्शियल व्हीकल्स के जो स्टॉक्स हैं, या तो जो डायरेक्ट कमर्शियल व्हीकल्स या उनके जो फिनेंशियर हैं, वो एक सेगमेंट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इंडिया का जो कमर्शियल व्हीकल सेल्स का साइकिल है वो टोटली बॉटम साइकिल पे है, और जो वॉल्यूम अभी हो रहा है वो काफ़ी साल पहले का वॉल्यूम हो रहा है, जिसका मतलब ये है कि नॉर्मलाइज्ड वॉल्यूम से काफ़ी कम है। तो इसमें भी एक हमको लगता है एक अच्छा साइकिल आ सकता है। नीलेश जी, आपकी राय में ऐसे सेक्टर्स जो बाजार को अब तक बहुत पसंद नहीं आए लेकिन अब कॉन्ट्रेरियन होने का मौका है? प्रदीप भाई, सेक्टर्स तो ऐसे जो है वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को बोल सकते हैं। ज्यादातर स्टॉक्स इस क्षेत्र में अपने लाइफ टाइम लो वैल्यूएशन पे है। डिविडेंड यील्ड भी काफी अच्छी है, और इनमें एक कैटलिस्ट चाहिए वैल्यू अनलॉक करने के लिए। वो कैटलिस्ट होगा स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट का। जब भी हमने किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट होते देखा है, उसमें वैल्यू क्रिएशन काफी अच्छा हुआ है। हिंदुस्तान जिंक पहले जब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी, लॉस मेकिंग थी, प्रोडक्शन भी बहुत कम था। जब वो जॉइंट सेक्टर में आ गई, प्राइवेट ओनरशिप, प्राइवेट मैनेजमेंट विद पब्लिक एंड प्राइवेट ओनरशिप, तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड अलग ही बन गया। मेरे हिसाब से जिस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट होने वाला है, उनमें वैल्यू क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। उनके पास एसेट वैल्यू बहुत अच्छा है। उनको अगर कोई पूरी तरह से यूटिलाइज कर सके तो शेयर होल्डर वैल्यू बहुत अच्छी क्रिएट हो सकती है। नीलेश जी, एक और बात मैं पूछना चाहूंगा। देखिए, पिछले साल के दौरान अगर आप परफॉर्मेंस देखें, अगर आपने नीचे गिरावट का फायदा उठाया तो बात और है, वरना जिन लोगों ने गोल्ड में निवेश किया वो ज्यादा खुश हैं। और ऐसे ही वो तमाम दर्शक जो हमें इस वक्त अपने अपने घर में बैठ के देख रहे हैं, उनको ये भी लग रहा है कि रियल एस्टेट में भी अब काफी सालों के बाद शायद मौका बन रहा है। तो जब आप इन तमाम एसेट क्लासेस को सामने रख के देखते हैं एक आम निवेशक के नजरिए से, तो आपको क्या लगता है, क्या इक्विटी इन सभी से बेहतर होगा? और इन पर भी अगर आपका कोई व्यू हो। गोल्ड प्राइसेस डेफिनेटली पिछले 7-8 महीने में काफी अच्छे चले हैं। $1450 से $1900 के पार निकल गए। हमें लगता है कि विश्व में जब ब्याज की दरें बहुत कम है और लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, तो गोल्ड प्राइसेस को सपोर्ट मिलता रहेगा। जब भी फाइनेंशियल सेक्टर में अनसर्टेनिटी बढ़ती है, तब भी गोल्ड प्राइसेस को सपोर्ट मिलता है। गोल्ड प्राइसेस को सपोर्ट मिलने में एक और कारण यह भी हो सकता है कि चाइनीज सेंट्रल बैंक शायद गोल्ड की खरीदारी करे। उनके पास तकरीबन $3 ट्रिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, जो येन, यूरो, डॉलर सिक्योरिटीज में पड़े हैं। और आज दुनिया में कई जगह पे उनके सामने केस दर्ज हो रहे हैं कोविड-19 कॉस्ट के लिए। कहीं उनके मन में आशंका रहेगी कि अगर किसी ने हमारी सिक्योरिटी जब्त करके कोविड-19 कॉस्ट के सामने एडजस्ट कर ली तो हम क्या करेंगे। तो उस वजह से उनका रिजर्व भी थोड़ा गोल्ड की तरफ ट्रांसफर हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियसली गोल्ड प्राइसेस को सपोर्ट मिलेगा। गोल्ड में निवेश करते समय सिर्फ एक चीज का ध्यान रखिए, भारत में गोल्ड के ऊपर 12.5% इंपोर्ट ड्यूटी है। जो गोल्ड आपको $100 में दुबई, हांगकांग। नीलेश जी, वक्त हमारा थोड़ा पूरा हो रहा है, माफ कीजिएगा, मैं आपको रोकना चाहूंगा। अगर आपको रैंकिंग करनी है अगले संवत में, रियल एस्टेट, गोल्ड, इक्विटी, कैसे करेंगे? मेरे हिसाब से रेसिडेंशियल रियल एस्टेट इन Tier 2 towns will be number 1, equities number 2, and gold
almost equal to equity subject to this 12.5% import duty. गुरवानी साहब, आपके लिए रैंकिंग? मेरे लिए इक्विटी नंबर 1 होगा, रियल एस्टेट और गोल्ड में मेरा कुछ ज्यादा व्यू नहीं है। गोल्ड मेरे ख्याल से बेटर रहेगा। रियल एस्टेट मेरे को लगता है कि अभी रेंटल यील्ड्स अभी भी काफी कम है, तो अभी इतना डीप वैल्यू नहीं है। ऑल्दो इम्प्रूव हुआ है, रेंटल यील्ड डेफिनेटली इम्प्रूव हुआ है, बट मेरे ख्याल से अभी डीप वैल्यू है नहीं रियल एस्टेट। ओके, दूसरा सवाल, डाउ और निफ्टी कौन आगे नए संवत में? निफ्टी श्योरली। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया गुरवानी साहब आपका, और नीलेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए। उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को हमारे इन दोनों ही एक्सपर्ट्स की इस राय से अब नए संवत में मोटा मुनाफा कमाने में मदद मिलेगी। आप सभी को दीपावली की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।